और बुलेटिन की शुरुआत राजस्थान की खबरों के साथ। राजस्थान में सबकी नजर अब सचिन पायलट के अगले कदम पर है। इसी बीच सचिन पायलट ने एक बड़ी बात कही है। न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में सचिन पायलट ने कहा कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। सचिन पायलट ने कहा है कि मैं अभी भी कांग्रेस में हूं और बीजेपी में नहीं जा रहा हूं। सचिन पायलट ने बीजेपी से मिलकर सरकार गिराने की साजिश की बात को भी नकारा है। पायलट ने कहा कि मैं अपनी ही पार्टी के खिलाफ ऐसा क्यों करूंगा। सचिन ने कहा कि मैं अगला कदम उठाने से पहले अपने समर्थकों से बातचीत करूंगा। सचिन ने कहा कि मैं राजस्थान की जनता के लिए काम करना जारी रखूंगा। पायलट ने आरोप लगाया कि मैंने 5 साल तक कड़ी मेहनत की ताकि कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो। पायलट ने कहा लेकिन जब कांग्रेस सत्ता में आई तो उनसे किया गया कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। संजय बोरा जी हमारे रेजिडेंट एडिटर जयपुर से जुड़ गए हैं सीधे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। संजय जी, ये जो पूरा मसला है, सचिन पायलट जिस तरह से कह रहे हैं कि बीजेपी में नहीं जाऊंगा और मैं अभी भी कांग्रेस में हूं, क्या अब फिलहाल उनके सामने कोई विकल्प नहीं बचा है? क्योंकि ये तो मानना किसी के लिए भी बड़ा मुश्किल होगा कि बिना बीजेपी के सहयोग के वो इतना बड़ा कदम उठा रहे थे। इतनी बड़ी उन्होंने बगावत का इंतजाम किया था और खास तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात भी की थी। पंकज जी, कल अगर आपने मुख्यमंत्री को सुना हो तो उन्होंने कहा था कि ये साजिश 6 महीने से चल रही थी और बताया जा रहा है कि लॉकडाउन हुआ था। कुछ खबरें ऐसी हैं, कुछ मीडिया के एक सेक्शन में आई भी है कि लॉकडाउन के 2 दिन पहले भी ये होटल बुक किया गया था, लेकिन जो लॉकडाउन अनाउंस हो गया इसलिए आगे बात नहीं बढ़ी। उसके बाद राज्यसभा चुनाव के समय कोशिश हुई और अब आखिर में ये दुर्घटनाक्रम हुआ है और कांग्रेस को इसकी भनक लग चुकी थी, मुख्यमंत्री को इसकी भनक लग चुकी थी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के 2 शीर्ष नेताओं से मुलाकात की थी। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बिना भारतीय जनता पार्टी की शय के तो ये हो ही नहीं सकता था, क्योंकि यदि कांग्रेस में रहते हुए तो अलग बात है, लेकिन अगर कांग्रेस से इतर अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का सहयोग आवश्यक था। कांग्रेस में रहते हुए तो जो वो बने हुए थे उससे आगे अभी कोई गुंजाइश नहीं थी और न कांग्रेस के बाहर है। तो ये आप सही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की शय थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इतना उत्सुक नहीं है, क्योंकि उनके पास वो नंबर नहीं दिख रहे हैं जिसका वो दावा कर रहे थे और जिसकी अपेक्षा थी। तो क्या संजय जी नंबर को लेकर सचिन पायलट को भी थोड़ी गफलत हो गई? क्योंकि ये तो बहुत ही ऐसा लगा, इतना मतलब कच्चे खिलाड़ी होंगे वो, इसकी तो किसी को भी उम्मीद नहीं होगी कि वो इतने कम नंबर पर इतना बड़ा दांव खेलने पहुंच गए। क्या उन्हें भी कुछ गलतफहमी थी अपने बारे में? देखिए, राजनीति बड़ी अजीब चीज है और इस तरह की चीजों में ना पल पल बातें बदलती रहती हैं, परिस्थिति बदलती रहती है। उनके समर्थक जो उनके साथ गए हैं, उसके अलावा भी मैं मानता हूं आज भी जो पीछे बचे विधायक हैं उनमें बहुत से कुछ लोग सचिन के साथ में हो सकते हैं, लेकिन मसला जब ये आया कि आप भारतीय जनता पार्टी में जाना है तो उसके साथ बहुत लोग कंफर्टेबल नहीं थे, उस आइडिया के साथ। और अलग से पार्टी बनाने में भी उनको लग रहा था कि अभी इतनी बड़ी संख्या नहीं है कि वो जो डिस्क्वालिफिकेशन है, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, उसको पार पा जाए। याद रखिए, बहुत बड़ी संख्या में जो विधायक हैं वो या तो पहली बार चुन के आए हैं और वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते कि इतनी जल्दी चुनाव में जाए। और दूसरा, जो पुराने विधायक हैं उनके साथ कुछ वरिष्ठ विधायक हैं, वो उम्र के इस पड़ाव पर भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना चाहते। और दूसरा, उनको लगता है कि मान लीजिए वो तो तात्कालिक लाभ हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद उनके जो पुत्र हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनका पता नहीं भारतीय जनता पार्टी में क्या भविष्य होगा। कांग्रेस में तो फिर भी वो उनको एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये सचिन के साथ जो लोग थे कांग्रेस में रहते हुए, वो सचिन के बिल्कुल साथ है, नो डाउट, लेकिन कांग्रेस के बाहर या बीजेपी के साथ जाने का जहां सवाल आता है वहीं उनके कदम डगमगा जाते हैं। तो यानी कि थोड़ा सा आकलन में लगता है कि सचिन पायलट ने जल्दबाजी कर दी। बहरहाल हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता रामस्वरूप लामरोड भी, उनसे भी बात कर लेते हैं। संजय जी, आप बने रहिए हमारे साथ। रामस्वरूप, फिलहाल जो जयपुर के राजनीतिक गलियारे हैं वहां कितनी गर्मी है या अब सब कुछ ठंडा होता दिख रहा है?
देखिए, अभी भी जो उथल पुथल का दौर पिछले 3-4 दिन से देखा जा रहा है, उसी का कह सकते हैं कि एक तरह से क्रम तो बना हुआ है। असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है, क्योंकि जितने भी प्रदेश के जो कांग्रेस के विधायक हैं या निर्दलीय विधायक हैं, वो अभी भी होटल में बाड़ाबंदी में एक तरह से बंद है। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, सुरजेवाला जी और अविनाश पांडे, अजय माकन जी, वो सब भी होटल के अंदर ही हैं, अशोक गहलोत भी है। अब एक्शन वो क्या लेंगे, वो शायद इस तरह का इसी बात का वेट कर रहे हैं कि सचिन पायलट किस तरह कोई कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया के सामने आते हैं, क्या बात कहते हैं, उसके बाद ही जो है यहाँ पर अगला स्टैंड उनका लिया जाएगा। हालांकि जिस तरह से पहले 3-4 दिन तक लगातार उनके रुख का इंतजार किया गया, उनको मौका दिया गया, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी पार्टी के प्रति जो है सहयोग की कोई भावना उनको नहीं लगी कि साथ नहीं आएंगे। साफ तौर पे ऐसा लगा कि वो बिल्कुल नहीं आएंगे, तभी उनके खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लेना पड़ा। और अब आज भी उस बात का इंतजार किया जा रहा है कि कब वो, हालांकि ये मालूम चला कि उन्होंने एक न्यूज एजेंसी और एक मैगजीन को इंटरव्यू दिया और ये बातें कही है, लेकिन फिर भी सार्वजनिक तौर पर एक मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार उनकी बात का हो रहा है कि कब वो आते हैं, कब वो पूरी बात अपने सामने रखते हैं, क्या क्या दिक्कतें बताते हैं, उसके बाद ही यहाँ पर लगता है कि अगला स्टैंड जो है कांग्रेस के नेताओं को लेना है। रामस्वरूप, क्या इस बात की कोई अभी सुगबुगाहट, कोई ऐसी खबर कि कब विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा, या फिर बहुमत साबित करने का कोई प्रस्ताव, विश्वास मत का प्रस्ताव, या फिर अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी, इस तरह की कोई जानकारी है आपके पास? देखिए, अभी तक इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई कि अब अगला एक्शन, अगला कदम जो क्या होने वाला है। हालांकि हम सभी अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में ही है कि होने वाला क्या है, क्योंकि असमंजस की स्थिति अभी भी बरकरार है। और अब देखा जा रहा है कि भी अब जिस तरह से सभी विधायक यहाँ पर रुके हुए हैं, कुछ लोग पहले कह रहे थे कि कुछ पायलट खेमे के विधायक जो यहाँ हैं, पता नहीं वो रुकेंगे नहीं रुकेंगे, तो असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। और कुछ का कहना है कि हो सकता है कि जो राजस्थान की राजनीति के जो जादूगर हैं अशोक गहलोत, तो उनके साथ जो सचिन पायलट के खेमे में जो विधायक गए हुए हैं, उनमें से भी 5-7 लोग टूट के और आ सकते हैं, यानी कि कुछ विधायकों की बैक टू पेवेलियन हो सकती है। इस तरह की बातें आ रही है, तो ये अभी देखने वाली बात होगी कि क्या सचिन पायलट के खेमे में गए विधायकों में से कुछ लोग बैक टू पेवेलियन होते हैं या यहां से कुछ बगावत होती है। ये अभी इसीलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित तमाम जो वरिष्ठ नेता है वो 1-to-1 मुलाकात में लगे हुए, एक विधायक से, चाहे वो पार्टी का हो चाहे निर्दलीय हो, उन सभी से 1-to-1 बात की जाएगी और खुली बात की जाएगी कि वो सरकार के साथ रहेंगे तो किस स्थिति में रहेंगे, किस तरह रहेंगे, और अगर नहीं रहते तो क्या उनको नुकसान हो सकता है। वो सारी बातें जो है वो की जा रही है। ठीक है रामस्वरूप, आप बने रहिए हमारे साथ, हम चर्चा में लौटेंगे। फिलहाल अगली खबर की ओर चलते हैं। राजस्थान में चल रही राजनीतिक उठापटक पर बीजेपी नेताओं की भी नजर है। बीजेपी के दिग्गज नेता जयपुर में डटे हुए हैं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जयपुर पहुंच गई हैं। ओम माथुर भी जयपुर में ही डटे हैं। इसी बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने स्वराज एक्सप्रेस से बातचीत में कहा कि बीजेपी विधायक दल की बैठक अभी नहीं बुलाई गई है। सतीश पुनिया ने कहा कि बीजेपी ने अभी फ्लोर टेस्ट की मांग भी नहीं की है। बीजेपी का कहना है कि फ्लोर टेस्ट की मांग सचिन पायलट करें या सीएम खुद सदन में विश्वास मत पेश करें। सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री और राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष के पद से हटाए जाने के बाद बीजेपी नेताओं की नजर सचिन के अगले एक्शन पर है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि सचिन के साथ गलत हुआ है। बीजेपी सचिन को साथ आने का संकेत तो दे ही रही है। देखिए, इससे एक साबित हो गया कि कांग्रेस के आलाकमान में दम नहीं है और न उनकी किसी तरीके की नीति और नीयत है। नए नेतृत्व से उनको परहेज है और यही कारण है कि परिणति हुई सचिन पायलट के और बर्खास्तगी के साथ में। फ्लोर टेस्ट के बिना इस बात का पता नहीं लगेगा कि वास्तव में किसके साथ कितने वोट है कि नहीं। हमारा भी इस पर कोई आग्रह नहीं है, लेकिन हम ये जरूर चाहेंगे कि मुख्यमंत्री अगर कैबिनेट का विस्तार करना चाहे तो बिना फ्लोर के टेस्ट किए नहीं कराए, वो मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री को अपने विधायकों में भरोसा नहीं रहा। अभी थोड़े दिनों पहले जो राज्यसभा के चुनाव थे उसमें 13 दिन तक बाड़ाबंदी करी अपने ही पार्टी के विधायकों की, और अपनी पार्टी के विधायक जो अंदर लोकतंत्र की बात कर रहे थे पार्टी के अंदर, उनको इस तरह हटाना, ये मेरे हिसाब से अशोक गहलोत विश्वास मत खो चुके हैं। कांग्रेस सरकार अल्पमत के अंदर है, वो संख्या जरूर बता रहे हैं, गवर्नर के यहां भी कहने गए होंगे, लेकिन विधानसभा के अंदर जब फ्लोर टेस्ट होगा उसके अंदर
कांग्रेस सरकार और अशोक गहलोत यहां से मुख्यमंत्री के रूप में हट जाएंगे। तो विपक्ष के तेवर वैसे ही हैं जैसे ऐसे मौके पर विपक्ष के तेवर होने चाहिए। संजय जी, आप सारी बातें सुन रहे हैं, ये बताएं कि जिस तरीके से बीजेपी बात कर रही है, ना वो सीधे कह रही है कि वो अविश्वास प्रस्ताव लाएगी और ना ये कह रही कि हम इसमें कोई अपनी ओर से कुछ करेंगे, लेकिन ये बात जरूर कह रही है कि मुख्यमंत्री खुद अपनी ओर से फ्लोर टेस्ट कराएं, अपना बहुमत साबित करें और उसके बाद कैबिनेट एक्सपेंशन वगैरह की बात हो। तो क्या संवैधानिक दृष्टि से इसमें कितनी अनिवार्यता आपको लगती है ऐसे मौके पर, जबकि अभी इसकी फ्लोर टेस्ट होना चाहिए या इसकी जरूरत नहीं है? पंकज जी, दो चीज मैं कहूंगा। पहला, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में खुद में असमंजस है। ओम माथुर और भारतीय जनता पार्टी के जो आईटी सेल के हेड है अमित वाल्मी है, उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार को फ्लोर टेस्ट लेना चाहिए। लेकिन जो प्रदेश में विपक्ष के नेता है गुलाब चंद कटारिया और प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, उन्होंने हमसे कहा है कि वो फ्लोर टेस्ट की डिमांड नहीं कर रहे हैं। सचिन चाहे तो करें या अशोक गहलोत देखें। अब सचिन कह चुके हैं कि वो अभी भी कांग्रेस के सदस्य हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। ये आपने उनका बयान देखा है। तो जब कांग्रेस के वो विधायक है तो अभी तो कांग्रेस के पास 107 विधायक, इसका मतलब है कांग्रेस बहुमत में है, तो कांग्रेस क्यों फ्लोर टेस्ट सीख करेगी? मुझे बताइए, कभी रूलिंग पार्टी जबकि उसमें कोई टूट नहीं हुई है, और टूट मैं इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि खुद सचिन का बयान है कि वो अभी तक कांग्रेस में है, तो इसका मतलब उनके समर्थक भी हैं। तो कांग्रेस के पास 107 विधायक हुए और उनके पास 10 निर्दलीय भी हैं, तो क्यों फ्लोर टेस्ट सीख करेगी? इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, इसका एक ही आंकलन निकल सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अभी आश्वस्त नहीं है सचिन पायलट के बारे में, उनके साथ जो संख्या बल है उसके बारे में। लेकिन इस बीच हमको जो पता लग रहा है वो ये है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस भेजा गया है उसको लेके जवाब शायद विधानसभा अध्यक्ष ने मांगा है। हमारी विधानसभा अध्यक्ष से बात नहीं हो पाई है, तो वो जब कंफर्म हो जाएगा तो उसके बाद देखते हैं वो नोटिस का जवाब क्या आएगा और तब आगे की क्या स्थिति बनेगी। लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि बिना बैठे बिना किसी मतलब के कोई सरकार जो है वो कहे कि अच्छा हम फ्लोर टेस्ट अपनी ओर से मतलब आदतन विश्वास मत प्रस्ताव नहीं पेश किया जाता। लेकिन एक चीज अभी जो सूचना आई है कि वसुंधरा राजे सिंधिया वापस जयपुर आ गई हैं और वो वहीं पर बनी हुई हैं। उनकी भूमिका किस तरह आप देखते हैं? क्योंकि खास तौर पर सचिन पायलट को अगर हम ये माने थोड़ी देर के लिए, हालांकि ये बात सार्वजनिक रूप से नहीं कही जाती है कि राजनीति में जाति और धर्म इसका कोई मतलब है, पर हम और आप दोनों जानते हैं कि दरअसल सामाजिक समीकरण किस तरह से बनते हैं, सरकारें किस तरह से बनती है। तो सचिन पायलट उस तरह से देखें तो गुर्जर समुदाय से आते हैं और काफी बड़े आधार पर अगर देखें तो गुर्जर राजस्थान में बीजेपी के साथ जुड़े रहे हैं और वसुंधरा राजे यही दावा भी करती रही हैं कि वो दरअसल इसी परिवार में ब्याही गई हैं। तो ऐसे में सचिन पायलट का बीजेपी की ओर आना वसुंधरा राजे किस तरह देख रही हैं? दो चीजें। पहला तो ये कि वसुंधरा राजे गुर्जर परिवार में नहीं ब्याही गई है, उनकी जो पुत्र वधू है वो गुर्जर खानदान से आती है जी। वो राजस्थान का जो दो जाट प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे आजादी के पहले, भरतपुर धौलपुर, तो उनकी शादी धौलपुर में हुई है। तो इस नाते वो जाट और गुर्जर दोनों का वो देखती है और खुद को वो क्षत्रिय भी बताती आई है। खैर, जहां तक जातिगत समीकरण की बात नहीं है, इसमें यह है कि भारतीय जनता पार्टी में अंदर ही जो कश्मकश चल रही है वो ये है कि उनके पास आधे दर्जन से ज्यादा मुख्यमंत्री के दावेदार हैं ऑलरेडी, और अब एक और व्यक्ति आ जाए तो मेरे ख्याल से किसी को पसंद नहीं आएगा। स्टेट लेवल पे मैं बात कर रहा हूं। और उसमें, और इसके अलावा अगर जातिगत समीकरण में देखें तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, जो कि मीणा समुदाय के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, वो अलग भी हुए थे और वापस आ गए हैं, वो शायद पसंद ना कर पाए क्योंकि गुर्जर और मीणा की ट्रेडिशनल राइवलरी रही है। खासकर 2007 और 2008 में आरक्षण को लेकर के जो हिंसक आंदोलन हुआ और गुर्जर समुदाय की जो मांग है उनको शेड्यूल ट्राइब में शामिल किया जाए, इसको देखते हुए तो बीजेपी के भीतर भी कुछ विरोधाभास है। इतना आसान नहीं है। अगर होता
तो सचिन पायलट अब तक बीजेपी में होते। बिल्कुल, यानी बीजेपी के अंदर भी सचिन पायलट के लिए कोई बहुत स्वागत वाली स्थिति नहीं है। बहरहाल बढ़ते अगली खबर की ओर। संजय जी, आपका बहुत शुक्रिया। राजस्थान के प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे ने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रदेश कार्यकारिणी सभी विभागों और सभी प्रकोष्ठों को भंग कर दिया है। अविनाश पांडे ने कहा है कि राजस्थान में नए अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ ही नई प्रदेश कार्यकारिणी विभागों और प्रकोष्ठों का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही अविनाश पांडे ने राजस्थान कांग्रेस के नेताओं को मीडिया से बात नहीं करने की भी हिदायत दी है। अविनाश पांडे ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अनुमति के बिना कोई भी कांग्रेस नेता मीडिया से बात नहीं करेगा। विपक्ष ने राजस्थान में हो रही राजनीतिक उठापटक के लिए सीधे बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। मैं सीधे तौर पे ये मानता हूं कि ये कांग्रेस का अंदरूनी संकट कह करके निपटाया नहीं जा सकता। ये लोकतंत्र का संकट है। क्या हम डेमोक्रेसी को प्रिजर्व कर पाएंगे? क्या ऐसा संभव है कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी का जो आइडिया था 1952 के पहले चुनाव से लेकर के, क्या हम उस रास्ते को बिसरा देने की कोशिश में हैं?